हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम एल्काइन को शुरू करने वाले हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्काइन को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में उसको हम पूरा स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, प्लस 3D में विजुलाइज करेंगे उस चीज को, 3D में किस तरह से वो मॉलिक्यूल दिखता है एल्काइन के, प्लस इसकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से होती है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि हाँ किस तरह से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। ठीक है, चलिए तो अब सीधी बात पे आते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं पहली बात कर रहा हूं बच्चों, स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मुझे एल्काइन के थोड़े से बेसिक पता होने चाहिए कि एल्काइन क्या चीज है, हम किसको एल्काइन कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, उसको हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बात करूं, एल्काइन मेरे पास क्या है, एल्काइन मेरे पास वो हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जिनके पास कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो वाले हाइड्रोकार्बन मेरे पास होते हैं एल्काइन। हाइड्रोकार्बन क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन। उसको छोड़ के और कोई भी एटम उसमें नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये कुछ भी नहीं जुड़ा है, सिर्फ हाइड्रोजन है और सिर्फ कार्बन है, और एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिंपलेस्ट वे है एल्काइन क्या होती है, हमें समझ आ जाए। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो है मेरे पास एसिटाइलिन। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैंने क्या कहा था, एल्काइन मेरे पास वो कंपाउंड है जिनके पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो और इसका जर्नल फार्मूला जो होता है, एल्काइन का जर्नल फार्मूला है मेरे पास CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, ये तो होगी सिंपल बात, जनरल बातें होगी एल्काइन की, जनरल बातें हमारी एल्काइन की खत्म। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आ गई। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, जो हमारी मेन बात है, जो मेन बात है स्ट्रक्चर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है एल्काइन के अंदर, किस तरह का नहीं होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बिल्कुल शुरू से खोलते हैं, एल्काइन के स्ट्रक्चर को शुरू से खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है, मैंने एक बात की है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, ये मेरे पास 1s ऑर्बिटल है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको शुरू से बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं मैं और पूरा विजुअलाइज 3D में दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि मॉलिक्यूल एल्काइन का किस तरह से होता है। यहां पे मेरे पास आ गया 2s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गई 2px 2py 2pz 2py 2pz। ठीक है, अब 1s जो है, 1s की जो ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये अपनी पूरी हो चुकी है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी कुछ नहीं है, तो 1s को मैं हटा देता हूं। ठीक है, 1s को मैं हटा देता हूं। अब जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, इतना हमें पता है, इतना हमें पता है कि कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होती है, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहां तक बात होगी हमारी क्लियर। ठीक है, अब अगली बात क्या है मेरे पास, अब इसकी अगली बात क्या है मेरे पास कि जब एल्काइन का केस आता है, एल्काइन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है हमारे पास, एल्काइन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है मेरे पास, एल्काइन के केस में मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp की। एल्काइन के केस में मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp की। sp हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है मेरे पास कि एक s की ऑर्बिटल जुड़ेगी, एक p की ऑर्बिटल जुड़ेगी और मेरे पास बनेगी sp की ऑर्बिटलें 2, sp की ऑर्बिटलें 2। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन भी होगी मेरे पास, एल्काइन के अंदर होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp की ऑर्बिटलें जुड़गी 2 ऑर्बिटलें मेरे पास आ गई sp की। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब साथ साथ में इसको बनाता जाता हूं, साथ साथ में इसको बनाता भी जाता हूं। एक कार्बन था मेरे पास, इसी की मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कार्बन था, कार्बन के पास आ गई 2 sp की ऑर्बिटलें, एक sp की ऑर्बिटल सपोज ये है, एक sp की ऑर्बिटल ये है, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, इस कार्बन के पास एक sp की ये आ गई, एक sp की ये आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा कार्बन है, उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp की कितनी ऑर्बिटलें 2, एक s और एक p जुड़ के बनी है 2 ऑर्बिटलें। तो एक कार्बन में यहां अगर मैं इस कार्बन को लगा दूं, इसकी भी आ गई sp की एक ऑर्बिटल, इसकी भी आ गई sp की एक ऑर्बिटल। यहां तक बात क्लियर, एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था, यहां पे sp की ऑर्बिटल, sp की ऑर्बिटल, sp की और sp की। यहां तक बात होगी हमारी
क्लियर, ठीक है, ये बात हमें आगे समझ, ठीक है। अब एक इस sp ने तो बना दिया एक सिग्मा बॉन्ड आपस में मिलके, ये एक आ गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये भी जुड़ गई मेरे पास हाइड्रोजन, ये आ गई हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आ गए सिग्मा बॉन्ड। पर अब गेम कहाँ बची है, गेम बची है मेरे पास ये 2p ऑर्बिटलें भी तो बची हैं, 2p ऑर्बिटलें भी तो बची हैं, 2p ऑर्बिटलें भी तो मेरे पास बची हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटलें हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब उस चीज को समझते हैं बच्चों, उस चीज में क्या केस होता है, उसमें कैसे होता है। देखिए अब ये मेरे पास आगे पूरी सिग्मा की, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा का sp के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ sp और s के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ sp और s के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 आगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तक बात होगी क्लियर, ठीक है। पर अब जो ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होती है, p ऑर्बिटल पहले शेप की बात करूं डम्बल शेप्ड होती है, डम्बल शेप्ड होती है, प्लस एक दूसरे के 90 डिग्री में होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि ये मेरे पास कार्बन है, ठीक है, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, जो ये p ऑर्बिटल है वो इस तरह से ओरिएंट करेंगी। अगर ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, अगर ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो एक p ऑर्बिटल इस तरह से है, एक p ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम में आपको समझाऊं, एक p ऑर्बिटल ये रही, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक p ऑर्बिटल इसके 90 डिग्री में उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से आएंगी, इस तरह से समझिए, इस तरह से ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, प्लस कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, प्लस एक ऑर्बिटल 90 डिग्री पे यहां पे आ रही है, एक इसके 90 डिग्री पे इस तरह से आ रही है, ये इस तरह से आपको शो होगी, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, दोनों आपस में 90 डिग्री में, एक p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और ये इस तरह से ओरिएंट हो रही है, ये मेरा बॉन्ड है और ये इस तरह से ओरिएंट हो रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। पर एक्चुअल में स्पेस में अब ये जो p ऑर्बिटल, एक पूरी p ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है ये इस तरह से ओरिएंट नहीं करती हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये पूरा रिवॉल्व करता है, पूरा रिवॉल्व करता है, समझिए ये पूरा रिवॉल्व करता है, इस तरह से पूरा रिवॉल्व करता है। तो ये इस तरह से 90 डिग्री की दो ऑर्बिटलों की जगह पे, 90 डिग्री की दो p ऑर्बिटलों की जगह पे एक रिंग बन जाती है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक रिंग बन जाती है, इस तरह से एक रिंग बन जाती है पूरी की पूरी, दो p ऑर्बिटलें आपस में मिलकर एक पूरे जो दो इलेक्ट्रॉन वो एक तरह से, इस तरह से एक रिंग बन जाती है उस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, एक पूरी रिंग बनती है इस तरह से, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, इस तरह से एक दो बॉन्ड है तो दो रिंगे हैं जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो रिंगे हैं जो आप इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो p ऑर्बिटलें ये हैं, दो p ऑर्बिटलें ये, इसको इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें रिवॉल्व कर, दो इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से दो रिंग बनती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर दो रिंगें बन गई, अब इनको भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं शेयर करते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसमें शेयर होते हैं। तो जो इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप में शेयर होते हैं, वो एक पूरे सिलेंड्रिकल शेप में शेयर होते हैं, दो यहाँ थे दो यहाँ थे, इन्होंने आपस में शेयर किए, तो इस तरह से ये पूरा सिलेंड्रिकल रिंग बनती है, सिलेंड्रिकल रिंग जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, एक पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल रिंग बनती है, 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं। अगर इसको मैं समझाऊं, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड था तो इसके अराउंड एक पूरा सिलेंड्रिकल रिंग बनती है जिसमें मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई यहाँ थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, आपस में शेयर करके ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आता है, मेरे पास ये कार्बन था, एक सिलेंड्रिकल रिंग, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के, तो इसके बीच में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से शेप आती है इथाइलिन के मॉलिक्यूल की, पूरी स्ट्रेट शेप है, स्ट्रेट लाइन में शेप आती है, प्लस सिलेंड्रिकल रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हमारे शेयर हो रहे हैं, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल है, पूरा लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच एक सिलेंड्रिकल शेप में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो वीकली बाउंड होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी, ये हमें स्ट्रक्चर की बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर की बात हमें यहाँ पे समझ आ गई।
चलिए अब नेक्स्ट बात इसके आईयूपीएसी नेमिंग की कर लेते हैं। अब आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं हम, चलिए बच्चों अब इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर लेते हैं हम। आईयूपीएसी नेमिंग की जब हम बात करते हैं, सेम रूल जैसे हमने एल्केन पढ़े हैं, एल्कीन पढ़े हैं, सिमिलर सारे ही रूल इसमें भी सेम चलते हैं आईयूपीएसी की नेमिंग में। आईयूपीएसी नेमिंग हमारे पास क्या कहती है, आईयूपीएसी नेमिंग हमारे पास कहती है कि सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि अब एल्काइन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हुए, ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हुए जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, उसको हमने लेना है। ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की है वो हमारी वर्ड रूट बनेगी, वो हमारी वर्ड रूट बनेगी। तो अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेट चेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन है, यही है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है उसकी नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। नंबरिंग बच्चों हमेशा वहीं से शुरू करनी, जैसे एल्कीन के केस में करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आ रहा है वहीं से उसकी नंबरिंग शुरू करनी है। जहां से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आ रहा है वहीं से उसकी नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये नंबरिंग अगर मैं यहां से शुरू करूं तो नंबर 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे ही है। तो कितने, 1 2 3 4 और 5, तो 5 की वर्ड रूट क्या होती है, पेंट। तो पेंट पे क्या आ गया, वर्ड रूट आ गई पेंट फर्स्ट पोजीशन पे। और अल्काइन के केस पे सफिक्स क्या लगता है, आइन। तो ये मेरे पास बन गया पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन। अब दूसरे के एग्जांपल की बात करूं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें भी स्ट्रेट चेन ही है, तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही है। अब नंबरिंग यहां से शुरू करो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां शुरू करो 1 2, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, इस तरफ से। नंबरिंग कहां से शुरू होगी, इस तरफ से। 5 ही है तो मेरे पास क्या आ गया, पेंट। और डबल ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो पेंट 2 आइन, इसका नाम आ गया, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या आया मेरे पास, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, अब इसमें ये हुई, एक मेरे पास लग गया अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से शुरू होगी, जहां से लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो मेरे पास क्या क्या 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन कितनी आ गई, 4 कार्बन की। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड पोजीशन पे क्या आया, मिथाइल ग्रुप। तो मेरा नाम क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, 4 की ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट। फर्स्ट पोजीशन पे आइन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग चलती है, ठीक है। अब जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट और जो सेकंड है, इनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे कितने पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर एक दूसरे के, क्योंकि ये आते हैं पोजीशन आइसोमर। क्यों पोजीशन आइसोमर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H8, C5, इसका भी C5H8 है, इसका भी C5H8 है, ठीक है। और सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड क्या हुआ है मेरे पास, फर्स्ट या थर्ड का जो पेयर है या सेकंड या थर्ड का जो पेयर है उसमें क्या है, एक स्ट्रेट चेन में और दूसरा चेन फॉर्म में है, एक स्ट्रेट चेन में और दूसरा चेन फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, C5H8। तो बच्चों यहां तक हमारी आईपीएसी नेमिंग भी खत्म हो गई और स्ट्रक्चर भी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें चलेंगे फिजिकल जो उसकी प्रिपरेशन आती है, जो उसकी अल्काइन की जो प्रिपरेशन है, किस तरह से करते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन को, मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू।